जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं सीएसई 2018 के वीडियो डिस्कशन में। तो हमारा अभी क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा। सीएसई 2019 का पेपर जब हम कर रहे थे तो वहाँ पे हमने सैंड के बारे में एक क्वेश्चन देखा था। वहाँ पे भी 3 स्टेटमेंट थे। पहला स्टेटमेंट था सैंड इज़ अ माइनर मिनरल, ठीक है। दूसरा देखिए उन्होंने कहा था कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं सैंड से रिलेटेड ये स्टेट गवर्नमेंट देखती है। और थर्ड में उन्होंने पूछा था कि इससे रिलेटेड जो मैनेजमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। तो यहाँ पे हमने स्वैपिंग वाला रूल देखा था। ओके, वही सेम देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम थर्ड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं 1 2 2 ओनली, 1 3 एंड 3 ओनली। तो देखिए इस प्रकार के जो ऑप्शन है ना, ये 2021 प्रीलिम्स के और 2022 के प्रीलिम्स को जो टफ बना है ना, वो इन ऑप्शंस की वजह से बना था। यहाँ पे अगर 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3 अगर लगा देते तो कोई भी एक ऑप्शन हटा दो और सीधा आप आंसर तक पहुँच जाते। बट यहाँ पे इसीलिए डिफिकल्टी बढ़ी है। अब देखते हैं थर्ड क्या कह रहा है। इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर डायरेक्टली अंडर स्टेट गवर्नमेंट। क्या कह रहा है? मोर देन 90%। हमारा जो डेटा ट्रिक मैंने आपको बताई थी, जहाँ पे मैंने आपको समझाया भी था सारी चीज़ें डिटेल में, 90% की बात कर रहा हूँ, मोर देन 90। फिर देखिए एज पर द आरटीई एक्ट फॉर टीचिंग प्राइमरी क्लासेस अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटीई गाइडलाइन। तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की जो गाइडलाइन है उस हिसाब से देखिए यहाँ पे जो प्राइमरी क्लास में पढ़ाने के लिए आप अगर टीचिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको ये एग्ज़ाम के अनुसार जो है यहाँ पे गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि नेशनल काउंसिल की बात कह रहा है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात यहाँ पे आ गई। फर्स्ट क्या कहता है, एज पर द आरटी एक्ट टू एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर इन अ स्टेट अ पर्सन वुड रिक्वायर टू पोजेस अ मिनिमम क्वालिफिकेशन लेड डाउन बाय द कंसर्न स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। अब देखिए हम सबको पता है आरटीई एक्ट जो है आर्टिकल 21A के अंदर आया गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और यहाँ पे नेशनल लेवल पे जो सर्व शिक्षा अभियान ये सारे जो है यहाँ पे मूवमेंट्स चले थे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि देखिए जब हम नेशनल लेवल पे बात करते हैं, ये नेशनल लेवल पे बात करते हैं, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने देखा था CRR के ऊपर, ठीक है, सॉरी CRAR, जो कैपिटल रिक्वायर्ड रेशो होता था, एडिक्वेसी रेशो, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के बारे में हमने क्वेश्चन देखा था। वहाँ पे यूपीएससी का स्टेटमेंट क्या बनाता है कि इंडिविजुअल बैंक अपने हिसाब से डिसाइड करेगा जो CAR होगा वो। और तब भी मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल बैंक डिसाइड करेगा तो सब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्मिटी और जो यहाँ पे एक प्रॉपर रेगुलेशन लाना था ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, सबसे पहले हम तीनों में से आपको सबसे ज़्यादा गलत कौन सा लग रहा है, ठीक है, अब सबसे ज़्यादा गलत कौन सा लग रहा है वो सोचिए। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा अगर लॉजिक के साथ अगर सोचे दोस्तों, तो देखिए मोर देन 90% की बात कह रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जब 50% या उससे कम की बात होती है या फिर 50 to 60% की बात होती है तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि सही हो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक जनरलाइज व्यू पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ सकते हैं कन्वेंशनल किताबों में, ओके। तो देखिए मोर देन 90% अगर ये हटा के देखते हैं हम लोग, थर्ड अगर हटाते हैं तो देखिए दो ऑप्शन हमारे चले गए 1 2 एंड 2 ओनली। अब देखिए ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। 1 एंड 2 साथ में जा ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि एक तरफ ये कह रहा है कि टीचर्स के एलिजिबिलिटी अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की गाइडलाइंस लेंगे, और एक तरफ ये कह रहा है कि यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की गाइडलाइंस देंगे। तो दोनों तो साथ में जा ही नहीं सकते। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 1 एंड 2 तो साथ में जा नहीं सकता, और 1 एंड 2 यहाँ पे इस ऑप्शन में तो ये हटा, आंसर आ गया 2 ओनली। आई होप ये वाला अप्रोच आपको समझ आ चुका होगा। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन उस साल का मैं कह सकता हूँ। और यहाँ पे जब हम इसके बारे में सर्च करेंगे तो यहाँ पे स्टेट की जगह पे अगर नेशनल आ जाता तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता। बट ये स्टेट यहाँ पे वर्ड जो है स्वैप हो गया, देखिए यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। बाकी देखिए 90% टीचर जो है स्टेट गवर्नमेंट से नहीं आते दोस्तों, ये पब्लिक जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से नहीं आते, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आते हैं। 90% टीचर जो है ट्रेन होके आते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा 2 ओनली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, टफेस्ट क्वेश्चन मैं इसे कहूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशंस एंड उनके स्टेट पूछ दिए, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिवन इज करेक्ट? देखिए थांगटा डांस सिक्किम, खोमजोंग पर्व मणिपुर एंड छपचारकुट फेस्टिवल मिजोरम। और यहाँ पे देखिए दोस्तों एग्जामिनर ने
क्या यहाँ पे ट्रैप सेट किया था, तो थोड़ा समझिए। देखिए खोमजोम पर्व मणिपुर एकदम करेक्ट है, और थांगटा डांस है सिक्किम में नहीं दोस्तों, ये भी मणिपुर से है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो है हमारे यहाँ पे मणिपुर से रिलेटेड है, इसलिए ये गलत हो गया। बचा देखिए छपचारकूट फेस्टिवल मिजोरम, ये यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा 1 और 2। इसमें देखिए दोस्तों थोड़ा सा वैल्यू एडिशन आप याद रख लीजिए। ये जो खोमजोम पर्व है दोस्तों, ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, जब मणिपुरी लोगों ने, ठीक है, जब ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट में जो यहाँ पे फाइट करी थी इन 1891, तो बैटल ऑफ खोमजोम ऐसे भी नाम दिया जाता है इसे, तो इसलिए देखिए ये यहाँ पे जो है सेलिब्रेट किया जाता है खोमजोम पर्व। ये नेशनलिज्म और जो स्पिरिट है पैट्रियोटिज्म की, इसे दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थांगटा डांस, तो ये एक मार्शल आर्ट का डांस है जो कि हम नितिन सिंघानिया में पढ़ लेते हैं। छपचारकूट, ये देखिए तीनों के तीनों मेंशन है नितिन सिंघानिया में। तो यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है, जब भी आप नितिन सिंघानिया पढ़ोगे तो जो ट्रेडिशंस वाले हैं, जहाँ पे फेस्टिवल्स की बात आ जाती है, जहाँ पे मार्शल आर्ट्स की बात आती है, तो आप ज़रूर उसे याद रखेंगे। ऐसा ही देखिए मार्शल आर्ट्स के ऊपर एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि कलरीपयट्टू क्या है। ठीक है, ये हम देखेंगे अभी PYQs में। तो यहाँ पे आंसर क्या था हमारा 1 और 2 इज़ करेक्ट। और ये देखिए एक हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड फेस्टिवल है छपचारकूट फेस्टिवल। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 23। दो स्टेटमेंट है, सेकंड से पढ़ना चालू करते हैं कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटीज अंडर, देखिए यहाँ पे अंडर, इट इज ऑर्गेनाइज बाय, इट इज एस्टेब्लिश अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, एंड FSSI इज रिप्लेस द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये गलत है दोस्तों। FSSI एक खुद एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और स्टैट्यूटरी बॉडी कभी डायरेक्टर जनरल इनके अंडर नहीं आती है। ठीक है, इनका एक सेपरेट यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट स्टेट होता है, ऑटोनॉमी होती है इन्हें। ठीक है, और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है दोस्तों, ये अंडर आता है, ये गलत है। यहाँ पे जब इस पर और ज़्यादा डिटेल में मैंने स्टडी किया तो यहाँ पे एक बॉडी है CDCSO, इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये CDCSO ये इसके अंदर आती है, ना कि FSSI। ये तो अपनी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इस एक्ट के अंदर बनी थी। बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 1 ओनली। तो देखिए इतना ही याद रखना था। अब देखिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका काम क्या होगा, तो वही जो फूड रेगुलेशन से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड है वहाँ पे अडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। जो भी स्टैंडर्ड यहाँ पे जो है मेथड्स होते हैं टू चेक द एडल्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है इन्हें अवेयर कराना लोगों को, ये क्या है, नॉर्मल काम है हमारे FSSI के। ठीक है, और ठीक है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी इतना याद रखेंगे। आगे चल के ऐसा क्वेश्चन बन सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैट्यूटरी बॉडी, इस ऑप्शन में ये दिखा जा सकता है। फिर देखिए बहुत ही ईजी कैटेगरी का क्वेश्चन में कहूँगा, 2 स्टेट सोल्यूशन इज समटाइम मेंशन इन न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ। तो देखिए दोस्तों ये जो इजराइल एंड पैलेस्तीन का इशू है, जो कि आज भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। ठीक है, 2024 के प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 के लिए भी है। तो ये देखिए इजराइल के लिए देखिए दोस्तों ये टर्म यहाँ पे लाई जाती है। ठीक है, 2 स्टेट सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्यों 2 स्टेट, तो यहाँ पे कहना है कि इजराइल पैलेस्तीन 2 अलग अलग देश बन जाए और यहाँ पे अच्छे से रहे। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड देखिए दोस्तों इजराइल पैलेस्तीन जो कन्फ्लिक्ट है, इससे रिलेटेड एक अकॉर्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है दोस्तों ऑस्लो अकॉर्ड। क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स, अगले साल के प्रीलिम्स में। ऑस्लो अकॉर्ड क्या है, तो इजराइल एंड जो पैलेस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बीच में एक पीस ट्रीटी कराई गई थी। इतना ही याद रखेंगे ऑस्लो अकॉर्ड क्या है। ओके, नेक्स्ट ये आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड है 2013 वाले। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे। ठीक है, टफ क्वेश्चन में कहूँगा। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन हमें अनेमिया मुक्त भारत वाला एक आया था। ठीक है, उसके बाद देखिए जननी शिशु सुरक्षा जो योजना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था 2023 में। तो गवर्नमेंट स्कीम में भी थोड़ा डिटेल में यहाँ पे पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं अभी क्या कह रहा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। थर्ड से पढ़ना चालू करते हैं, उसके पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन भी देखिए उसी कैटेगरी में, एलिमिनेशन का यहाँ पे कम स्कोप है। थर्ड से पढ़ते हैं, प्रेग्नेंट वुमन एंड लैक्टेटिंग मदर आर एंटाइटल्ड टू टेक होम रेशन ऑफ 1600 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फॉर 6 months देयर आफ्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ये क्या कह रहा है। The eldest woman in a household of age 18 year or above shall be the head of the household for the purpose of issuance of ration card। और देखिए यहाँ पे जो प्रो वुमन ऑप्शन होता है ना, प्रो जेंडर इक्वेलिटी वाली बात करते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में यहाँ पे जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में मेंशन होता है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एल्डेस्ट वुमन जो है उनके नाम पे यहाँ पे जो हमारा रेशन कार्ड इशू होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट, the families coming under BPL only are eligible to receive the subsidized food grain।
यहाँ पे हो गया दोस्तों ट्रैप सेट, ओनली नहीं है यहाँ पे APL प्लस BPL, मतलब अबव पावर्टी लाइन बिलो पावर्टी लाइन दोनों को यहाँ पे कवर किया जाता है। तो ये तो हमारा हट गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इन टोटल ये जो एक्ट है दोस्तों ये कमिटमेंट करता है कि 2/3 जो है इंडिया का पॉपुलेशन हम यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें देखिए 75% रूरल पॉपुलेशन एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन इसमें आएगा। तो ये देखिए ओनली वर्ड की वजह से ये गलत हो गया। चलिए फर्स्ट हटा के देखते हैं। अब फर्स्ट हटा, बचा गया 2 और 3। देखिए एग्जामिनर ने यहाँ तक हमें हेल्प कर दी। अब बचा 2 और 3। अब देखिए थर्ड में क्या कह रहा है कि 1600 कैलोरी, एक फैक्ट आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है 18 ईयर एंड अबव। तो दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव और किस में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स हमें लग रहे हैं। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा फैक्ट्स और ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे एकदम पॉजिटिव प्लेन स्टेटमेंट बना दी कि 18 साल या उससे ज़्यादा की जो भी एल्डेस्ट वुमन होगी उनके नाम पे यहाँ पे जो है रेशन कार्ड बनाया जाएगा। तो ये करेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे आंसर है हमारा 2 ओनली। ये थर्ड भी यहाँ पे गलत है। अभी जब इसके बारे में और चीज़ें हमने सर्च करी तो पता चला, तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है दोस्तों इसमें क्या गड़बड़ी थी। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो प्रेग्नेंट वुमन थी, लैक्टेटिंग मदर, इनके लिए 1600 कैलोरी का यहाँ पे जो है प्रोविज़न नहीं था। अब देखिए डेटा कैसे ट्विक किया, ये था 600 कैलोरीज। देखिए 600 कैलोरी। अब याद रखिए जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन थी इनके लिए 600 कैलोरी की बात यहाँ पे करी गई थी। और प्रोटीन कितना था यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे प्रोटीन था 18 से 20 ग्राम। और जो चिल्ड्रंस है, ठीक है, और जो चिल्ड्रन है बिटवीन द एज ऑफ 6 to 6 ईयर, ठीक है, अब जो चिल्ड्रन है बिटवीन द एज ऑफ 6 to 6 ईयर इनके लिए क्या था 500 कैलोरी, और प्रोटीन कितना था 12 से 15 ग्राम। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब 600 पूछा जा सकता है तो 500 भी पूछा जा सकता है, 18 से 20 और ये 12 से 15 भी पूछा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेंगे हम। ये वाला गलत हो गया। बाकी फर्स्ट हमने देख लिया था कि 75% जो है रूरल पॉपुलेशन एंड 50% हमारा अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पे ऑलरेडी कवर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे और एक प्रोविज़न था दोस्तों, ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें कहा गया था कि जो मैटरनिटी बेनिफिट है अराउंड 6000 यहाँ पे मिलेगा जो भी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन है उनको, ठीक है। सो नॉट लेस दैन 6000 रुपीज़, ठीक है। तो 6000 के करीब उन्हें मिलेंगे यहाँ पे जो भी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेंस थे उनके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो अगला ऑप्शन क्वेश्चन है, इंडिया इनेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन ऑफ। बहुत ही इजी कैटेगरी का क्वेश्चन मैं कहूँगा, सीधा सीधा यहाँ पे आंसर है दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखिए दोस्तों 1995 में बना था, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और ये मराकेश ट्रीटी से यहाँ पे बनाया गया था। तो मराकेश एग्रीमेंट से बनाया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखिए। और यहाँ पे उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन हुए थे, ये हम जनरल इकोनॉमी में पढ़ते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन इज रिलेटेड टू व्हाट, मराकेश एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट, तो ये है WTO। उसके बाद देखिए दोस्तों UNCTAD क्या है, ये देखिए दोस्तों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर एक परमानेंट बॉडी है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। ये 1964 में बनी थी, इसका भी हेडक्वार्टर देखिए जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करती है वर्ल्ड लेवल पे, और इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप रिपोर्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो ये आप याद रखेंगे, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन देता है, तो UNCTAD, ओके। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं, IMF, ये जनरली हम बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ लेते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इससे रिलेटेड देखिए 2022 के प्री में भी हमने क्वेश्चन देखा था। ILO देखिए दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों ओनली UN एजेंसी है जो कि ट्राईपार्टाइट है। ट्राईपार्टाइट मतलब यहाँ पे 3 पार्टी है, कौन कौन है, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर ऑफ 187 कंट्रीज़, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एंड वर्कर, ठीक है, सॉरी एम्प्लॉयर्स है यहाँ पे, मतलब जो काम दे रहे हैं गवर्नमेंट और जो काम यहाँ पे कर रहे हैं, ये सब लोग देखिए यहाँ पे इसके मेंबर है। ट्राईपार्टाइट एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इनका काम क्या होगा देखिए नाम से पता चल रहा है, लेबर वेलफेयर, इससे रिलेटेड वर्किंग है। ये 1919 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस थे, ये भी याद रखिए, ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस से ये फॉर्म हुई थी, ठीक है। और ये देखिए 1946 में एक स्पेशलाइज एजेंसी भी हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। और ये वर्कर के यूनिवर्सल राइट्स की यहाँ पे जो है बात करी जाती है ILO के द्वारा, और इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल रखा है। तो बस इतना ही हमारे लिए काम का था। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो ये चारों ऑप्शंस हमने यहाँ पे देख लिए। क्वेश्चन नंबर 27,
क्या कहता है, इन इंडिया। अब देखिए 3 स्टेटमेंट है, थर्ड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राजस्थान हैज़ आयरन ओर माइंस, सिंपली कह दिया कि हाँ राजस्थान में आयरन ओर माइन है। कहाँ है, कितनी है, कितना किलो प्रोड्यूस करती है, कोई यहाँ पे बताया नहीं, एक जनरल सा कह दिया। अब अगर एक छोटी सी 1 किलोमीटर की भी अगर माइन होगी ना इतने एरिया की, तो भी ये सही है। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइन। अब देखिए आंध्र प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, झारखंड इतना बड़ा स्टेट है, इस इतने बड़े स्टेट में अभी तक पूरी तरीके से मैपिंग भी नहीं हुई होगी कि कहाँ पे गोल्ड है या नहीं है। और अगर हुई भी है तो क्या पता किसी जगह से यहाँ से जो है गोल्ड के रिजर्व्स हमें देखने को मिल जाए कि 100 किलो गोल्ड यहाँ से निकल गया। तो ये स्टेटमेंट क्या लग रहा है आपको, ये स्टेटमेंट लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म में यहाँ पे जो है सही है, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइन, एकदम एक्सट्रीम बात कर रहा है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि नो वर्ड है करके हटा दीजिए, समझिए इसको कि ये नॉट वर्ड क्यों गलत है। सेकंड हटाते हैं, बचा क्या 1 3 एंड 3 ओनली। थर्ड हमें सही लग रहा है ऑलरेडी। अब फर्स्ट पे हमारा पूरा ध्यान बचा है। कहता है स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। कहता है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है नॉन कोल माइंस को यहाँ पे जो है ऑक्शन करने की। तो ये देखिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि नॉन कोल माइंस जो है इसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर है। तो ये कौन से एक्ट में लिखा हुआ है? तो जो माइंस एंड मिनरल, ठीक है, MMRD एक्ट जो है, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, जो कि 2015 का था। इससे रिलेटेड हम 2-3 क्वेश्चन देखेंगे इस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जो नॉन कोल माइंस है दोस्तों, ये ऑक्शन करी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो नॉट वर्ड अगर हटा देंगे तो सीधा ये स्टेटमेंट सही बनेगा, बट अभी ये गलत है। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश एंड झारखंड में ये कह रहा है कि कोई भी गोल्ड माइन यहाँ पे नहीं है, तो ये गलत है। आंध्र प्रदेश में एक रामगिरी नाम की जगह है, रामगिरी नाम की जगह है, वहाँ पे यहाँ पे जो है गोल्ड माइंस हमें देखने को मिलते हैं। झारखंड में भी देखिए यहाँ पे जो सुवर्णरेखा रिवर है, यहाँ पे भी हमें गोल्ड माइंस देखने को मिलती है, जो सोनापत वैली है उसके आसपास। और बाकी देखिए राजस्थान में आयरन ओर माइंस है, तो करेक्ट है ये। अब ये कहाँ कहाँ पे, तो देखिए जयपुर में भी हमें देखने को मिलती है, सीकर में हमें देखने को मिलती है। तो ये हमने देखा कि हाँ आयरन ओर माइंस था। अब इन तीनों में देखिए किस तरीके से सोचना था। अब तीनों में देखिए सबसे पहले जो मोस्ट करेक्ट कौन सा हमें लग सकता है, देखिए ये कि माइंस है, चलो इसमें ये सही है। ये कह रहा है कि माइंस नहीं है, तो ये हम गलत मानेंगे, तो ये तो ऐसे ही चले गए, ठीक है। मतलब देखिए एग्जामिनर ने कैसे, ये 2 ऑप्शन में से कोई भी अगर आप एक सिलेक्ट करते तो ये हट जाता और ये 2 बच जाते, फिर सारा गेम बच जाता इसी एक ऑप्शन के ऊपर, नॉन कोल माइंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पता क्या चल रहा है, जो कोल माइंस है या फिर जो मेजर मिनरल्स होते हैं ना दोस्तों, उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा अपना पावर रखती है। और जो नॉन कोल माइंस है और जो माइनर मिनरल्स है, जैसे कि सैंड एक माइनर मिनरल था, इसके ऊपर स्टेट अपना जो है से रखती है। तो ये इस चीज़ के हिसाब से हमारा आंसर क्या है दोस्तों? आंसर है हमारा 3 ओनली। नेक्स्ट अभी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, अब देखिए 2018 का पेपर है, उस टाइम पे भीम UPI, उसके बाद नोटबंदी, ये बहुत ज़्यादा अपने पीक पे थी, इसलिए हमने देखा था लीगल टेंडर भी एक क्वेश्चन आएगा, लीगल टेंडर किसे कहते हैं। उसके बाद ATMs को कौन लिंक करता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। आधार पेमेंट इंटरफेस के ऊपर क्वेश्चन आया था, API हमने देखा था, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। अब देखिए आया था भीम ऐप, ठीक है। भीम क्या है? तो ये भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, अलाउज यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विथ UPI लिंक बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि एनीवन लिखा हुआ है तो ये एक्सट्रीम हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजिटल पेमेंट्स एक थीम की बात हो रही है। और फिर कहा जा रहा है वाइल अ चिप पिन डेबिट कार्ड। अब जो डेबिट कार्ड आपके पास है, ठीक है, हैज़ अ 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड भीम ऐप हैज़ ओनली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पे सिंपल जो मास्टर वीडियो सेशंस में मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको बताया था कि अगर आगे चल के अगर कोई नया टेक्नोलॉजी या फिर कोई नई यहाँ पे अगर मशीन आती है तो वो प्रीवियस से हमेशा एक स्टेप आगे होगी। अब देखिए डेबिट कार्ड के ऊपर यहाँ पे आ रहा है UPI, यानी डेबिट कार्ड हमारा पहले यूज़ होता था, अब UPI ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा किस में है? अब डेबिट कार्ड में क्या है, 4 डिजिट पिन है हमारा सीधा सीधा। और अगर ये 4 डिजिट पिन आपके किसी को भी पता है, तो आपका डेबिट कार्ड अगर मेरे पास है तो मैं आपके सारे पैसे निकाल लूँगा। वहाँ तो वो ATM वाला ATM ये तो नहीं पूछेगा कि ये आप ही हो यहाँ पे, ये तो कंफर्म नहीं करेगा। बट अगर UPI इनेबल्ड है, UPI सिस्टम अगर है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं अगर आपका UPI ID करूँगा तो यहाँ पे एक OTP आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हायर ट्रांजैक्शन है तो OTP के साथ साथ आपका जो 6 डिजिट एक M पिन होता है वो भी आएगा। अगर आप बैंक का अगर कोई यहाँ पे ऐप यूज़ करें तो बैंक का ऐप ओपन करने के पहले यहाँ पे एक पिन आएगा। तो ये लेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज़ होती है। और कुछ अमाउंट तक पेमेंट यहाँ पे करी जा सकती है, यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है अमाउंट अगर एक लिमिट से ज़्यादा है। वो लिमिट क्या है वो हमें इतना नहीं जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों,
भीम हैज़ अ 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, यहाँ पे 2 फैक्टर नहीं है, 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ठीक है, और चिप पिन डेबिट कार्ड में ऐसा 4 फैक्टर कुछ है नहीं। तो इस थिंकिंग से भी अगर हम सोचते, क्योंकि देखिए ये इतना डिटेल में याद रखना, उस टाइम पे भीम यूपीआई ये चल रहा था, बट कितना ऑथेंटिकेशन इसमें जो है, कितने जो है सिक्योरिटी होंगे, ये पता रखना थोड़ा मुश्किल यहाँ पे लगता है। तो ये यहाँ पे गलत है, आंसर है हमारा 1 ओनली, ठीक है। ये यूपीआई इनेबल्ड एक सिस्टम है, ठीक है, यूपीआई। अब देखिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपने वर्ड पढ़ा होगा CSE 2023 के पेपर में, जहाँ पे G20 के ऊपर आया था कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द थीम। तो ये जो यूपीआई है दोस्तों, जो आधार है हमारा, जो कोविन प्लेटफॉर्म है, ये सारे क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बड़ा ही अमेजिंग क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ विच वन लाइज अमॉन्ग द फॉलोइंग सिटीज़ विच वन लाइज इन द लॉन्जिट्यूड क्लोजेस्ट टू द दिल्ली, ठीक है। लैटिट्यूड देखिए ऐसे जो इस तरीके से होते हैं, और ये हमारे लॉन्जिट्यूड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दिल्ली है तो कौन सा ऐसा शहर है जो कि इसके एकदम परफेक्ट यहाँ पे रहेगा। अब देखिए रियल एग्जाम में हमारे पास जो है मैप का तो एक्सेस होता नहीं, तो हमें ऐसे मैप बना के अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। थोड़ा मैप एकदम परफेक्ट तो नहीं बनेगा, यहाँ कहीं हमारा टॉप में है दिल्ली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में है कहीं तो भी नागपुर हमारा, ठीक है। उसके बाद नागपुर से ही थोड़ा सा अगर इधर देखेंगे तो यहाँ पे कहीं हैदराबाद आ जाएगा, ठीक है, और पुणे देखिए यहाँ कहीं आ जाएगा, और बचा क्या हमारा यहाँ पे बेंगलुरु, बेंगलुरु भी इसी लाइन में कहीं ना कहीं आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ज़्यादा टफ, ठीक है, इसमें आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे आराम से। अब मैं ये मैप बना के क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसी तरीके से हमें सोचना है। हमने देखिए वो सियाचिन ग्लेशियर वाला क्वेश्चन देखा था, तब भी हमने मैप बना के चीज़ों को समझा था। यहाँ पे देखिए मैप के हिसाब से हमारा एक ऑप्शन तो हो जाता है एलिमिनेट, ठीक है। बचा बैंगलोर, हैदराबाद, नागपुर, ठीक है, बैंगलोर, हैदराबाद, नागपुर, इन तीनों में हमें कन्फ्यूजन या फिर डाउट हो सकता है, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन टफेस्ट था, अभी इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं मैप के ऊपर, रियल मैप के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहा मैप, ये रही हमारी दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ से सीधी लाइन अगर हम खींचेंगे तो ये देखिए दोस्तों, ये किसके पास से जा रही है, बेंगलोर के पास। नागपुर देखिए थोड़ा इस साइड रह गया, बट देखिए इतना रियल लाइफ में, रियल एग्जाम में उन 2 घंटों में इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है। देखिए हैदराबाद थोड़ा इस साइड हो जाएगा, देखिए हैदराबाद एंड बैंगलोर तो एकदम कांटे की टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा आंसर, बेंगलुरु इज़ द करेक्ट। अब देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा सा और, अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, देखिए बैंगलोर, चेन्नई, तो अगर ये लैटिट्यूड पे अगर पूछ दे तो इस तरीके से बन सकता है, देखिए हैदराबाद, विशाखापट्टनम, ऐसे पूछा जा सकता है। फिर देखिए एक बार ये आया था कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्वेश्चन था, और पूछा था कि ये राजस्थान के सेम जो है लैटिट्यूड पे आता है, तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आ गया था। तो इस तरीके से जब भी आप मैप ऑब्जर्व करो तो ऐसे देखा करिए कि अच्छा ये इस तरीके से मैच हो गया, अच्छा ये ऐसे मैच हो गया, ठीक है, इस तरीके से। बाकी तो बस इतना ही था। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हम लोग। अब इसी इन्फोग्राफिक्स में थोड़ा सा अगर देखेंगे तो पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पे शहरों को दिया गया है। तो अगर मैच द पेयर या फिर कैसे आ जाता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो मुंबई, उसके बाद दिल्ली, देखिए मुंबई में सबसे ज़्यादा है, फिर दिल्ली, फिर बैंगलोर, हैदराबाद एंड अहमदाबाद, ठीक है। तो मुंबई दिल्ली में कन्फ्यूज मत हुई, पहले मुंबई है फिर दिल्ली है, ठीक है। अभी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन 138 एंड 182 इज रिलेटेड टू व्हाट। तो देखिए जेंडर पैरिटी एट वर्क प्लेस, रेगुलेशन ऑफ फूड प्राइजेस एंड फूड सिक्योरिटी, उसके बाद देखिए एडेप्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड चाइल्ड लेबर। अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन टफ कैटेगरी का है, बट अगर थोड़ा सा जुगाड़ अगर लगाना सीखे तो देखिए लेबर और लेबर, तो ये लॉजिक मैजिक में हमारा जो है बदल सकता है। यहाँ पे आंसर है चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड लेबर। अब यहाँ पे ये भी हम डाउट कर सकते हैं कि अच्छा लेबर ऑर्गेनाइजेशन है तो जेंडर पैरिटी की बात करता होगा। तो देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट बहुत ही वाइडर लेवल पे है, ठीक है। ये फोर्स लेबर, जेंडर पैरिटी, इक्वल पे, ठीक है, जो एम्प्लॉय रिलेशनशिप, इन सब के बारे में यहाँ पे बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन में आप जो है यहाँ पे डिफ़िकल्टी में आ सकते थे। बाकी ये तो हट जाएगा, रेगुलेशन ऑफ फूड प्राइजेस एंड फूड सिक्योरिटी एंड एडेप्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये ILO का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। बचा A एंड D, इन दोनों में से इस तरीके से अगर सोचते तो आंसर आ जाता हमारा A, ठीक है। तो ये जो है, अब जब इसके बारे में और डिटेल में हमने देखा तो थोड़ा सा याद रखिए, ये जो कन्वेंशन 138 है, ये क्या है दोस्तों, ये मिनिमम एज कन्वेंशन है। इसमें क्या है, मिनिमम एज दे रखी है फॉर द एम्प्लॉयमेंट,
तो कितने एज पे तुम एम्प्लॉयमेंट में लेबर फोर्स में आ सकते हो, ये यहाँ पे है। तो ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड हो गया। एंड 182 देखिए डायरेक्टली डील करता है एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन एनी फॉर्म, जिसमें स्लेवरी, फोर्स लेबर, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो यहाँ पे आंसर है हमारा ए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये वाला जो ऑप्शन है एडेप्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, तो इसी से रिलेटेड थीम देखिए हमने देखी थी, पर्माकल्चर फार्मिंग, कंजर्वेशनल फार्मिंग, ठीक है, ज़ीरो टिलेज। तो ये सारे जो आगे चल के जो क्वेश्चंस बने हैं ना, ये इस एक ही थीम पे है कि इको फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कौन सी है, और उनके ऊपर यहाँ पे जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव, ठीक है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो इन सब पे भी हमने क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा ए। अभी देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।